बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलक शेर भट्टू, एडवोकेट दी टॉपर लॉ कॉलेज मुल्तान से। तो आज हम यहाँ पर क्लासरूम है, यहाँ से आपसे मुखातिब हैं। यहाँ पर अली भट्टू, अबीर, सलमान, रक्षंदा ये फिज़िकली क्लास में मौजूद है, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। और बाकी वो मेरे तमाम दोस्त जो कि मुझे दी टॉपर लॉ कॉलेज मुल्तान के फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं इस क्लास में। अब हम कोशिश करेंगे आइंदा जो भी हमारी क्लास फिज़िकली होगी उसको दी टॉपर लॉ कॉलेज मुल्तान के फेसबुक पेज से लाइव दिया जाए। जो दोस्त क्लास में किसी मजबूरी के तौर पर नहीं आ सकते, ताकि वो अपनी क्लास घर बैठे ले सके। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है, जैसा कि यहाँ पर बैठे मेरे दोस्तों को ये पता है कि ये पार्ट 2 के स्टूडेंट और इनका जो पेपर 1 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड है पेपर का नाम, और उसके कोर्स के अंदर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 अमेंडेड अप टू डेट। ये हमारा कोर्स है, इसको हमने शुरू किया हुआ है। और ये वो दोस्त जो LLB कर चुके, आगे उन्होंने अपने लाइसेंस हासिल करने के लिए लॉ गेट भी देना है, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं पहले यूट्यूब के, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी मैं लेक्चर इस टॉपिक के हवाले से ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन उसका थोड़ा सा वो ब्रीफ था। क्लास का एक अपना माहौल होता है, उसमें जरा डिस्कस करने का एक अपनी बात होती है। या मैं दोस्तों को जो यहाँ फिजिकली दोस्त बैठे हैं उनसे, उनको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए मुझे कोई सवाल करने में, कोई बात समझने में। तो लिहाजा ये एक पूरा क्लास का माहौल होगा। और कल हमने, अबीर बताएं, कल हमने कहाँ तक हमने पढ़ा था? हाँ, अबीर ने मुझे अभी बताया है कि कल हमने आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 50T जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट क्या होती है, और एक वोटर की अहलियत क्या होती है, और कौमी असम्बली की जो सीट्स है उनकी एलोकेशन क्या होती है। मीनिंग देयर बाई कि कौमी असम्बली की, हमने नेशनल असम्बली की कंपोजिशन पढ़ी, और एक हमने इसके अंदर एक पढ़ा कि कौमी असम्बली का जो टिनोर है, उसकी जो टर्म है जो 52 में पड़ी, वो कितनी है। तो आज हम शुरू करने लगे हैं। सलमान जरा तवज्जो रहे। आर्टिकल 53 ये डील करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आपके तामन से। 53 की क्लास 1 जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर ए जनरल इलेक्शन the National Assembly shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and a deputy speaker, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the assembly shall elect another member as speaker or as the case may be deputy speaker। अब इसकी ये बात की गई कि जब कौमी असम्बली के आम इंतखाबात हो जाएं, जनरल इलेक्शन हो जाएं, तो उसके बाद कौमी असम्बली का जो पहला इजलास होगा उसमें कौमी असम्बली कोई दीगर और कार्रवाई, कोई और काम किए बगैर वो क्या करेगी, अपने कौमी असम्बली के मेंबरान में से ही एक को वो स्पीकर मुंतखब करेगी और किसी एक मेंबर को बतौर डिप्टी स्पीकर उसको मुंतखब करेगी। और इसमें और बात यह की गई है कि जब कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर असेंबली जो है अपने मेंबरान में से किसी दीगर मेंबर को, चाहे स्पीकर का ओहदा खाली हो जाए तो स्पीकर मुंतखब कर सकती है, अगर डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाए तो डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर सकती है।
इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कि आम इंतखाबात के बाद पहला जब इजलास होगा उसमें कौमी असम्बली ने और काम किए बगैर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना, और कहां से करना है, अपने ही जो कौमी असम्बली के मेंबरान इलेक्ट होके वहां गए उनमें से किसी एक को मेंबर और किसी एक मेंबर को स्पीकर, किसी एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर मुंतखब करना है। और उसके बाद खुदा न खास्ता बाद का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा आगे चल के ये भी देखेंगे खाली होने की वजूहत हो सकती है, वो रिजाइन कर दे, उसकी मेंबरशिप कौमी असम्बली की सीज हो जाती है, किसी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो खाली हो सकता है, खुदा न खास्ता उसकी कोई डेथ हो सकती है, तो देन उन अपने मेंबरान में से ही किसी और दीगर मेंबर को बतौर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो मुंतखब कर सकते हैं। अब इसी 53 की क्लास 2 क्या कहती है, इसकी तरफ आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। बिफोर इंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल मेक बिफोर द नेशनल असेंबली ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। अब इसमें यह कहा गया है कि वो मेंबर कौमी असम्बली का जो बतौर स्पीकर मुंतखब हुआ है या वो मेंबर जो बतौर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ है, तो वो मुंतखब होने के बाद अपना ऑफिस संभालने से पहले, अपना ऑफिस है, अपना ओहदा संभालने से पहले वो कौमी असम्बली के सामने एक हलफ लेगा, ओथ लेगा। और वो हलफ कौन सा होगा, कह रहा है, ये क्लास कह रही कि वो हलफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में जिस शक्ल में वो हलफ लिखा हुआ है, बयान किया गया है, वो ओथ लेगा। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके साथ आखिर में 7 शेड्यूल है, उसमें जो शेड्यूल 3rd शेड्यूल है उसमें मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस है, जो आईनी ओहदे हैं, उन सारों के हवाले से एक ओथ की फॉर्म बयान किया गया है कि ये प्रेसिडेंट है तो उसने ये ओथ लेना है, प्राइम मिनिस्टर ने ये लेना है, मेंबर कौमी असेंबली तो उसने ये लेना है। तो तमाम 3rd शेड्यूल में उसकी वो बयान किया गया कि उसने ओथ लेना। इस क्लास में हमने ये पढ़ा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बतौर मेंबर उसने जो ओथ लिया इलेक्ट होके, उसके अलावा जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाता है तो फिर उसका ओथ वो दोबारा लेगा, ये अलग ओथ है और ये भी 3rd शेड्यूल में बयान किया गया है। अब क्लास हम आते हैं 3 की तरफ। When the office of the speaker is vacant or the speaker is absent or is unable to perform his function due to any cause, the deputy speaker shall act as speaker, and if at that time the deputy speaker is also absent or is unable to act as speaker due to any cause, such member as may be determined by the rules of procedure of the assembly shall preside at the meeting of the assembly। इसमें एक मैकेनिज्म दिया गया, इस क्लास का एक तरीकाकार दिया गया है। इस कौमी असम्बली जब इजलास हो रहा है तो उसको प्रिजाइड, उसकी सदारत को प्रिजाइड करने का तरीकाकार क्या दिया गया है। कहता है कि जब स्पीकर का ओहदा खाली हो जाता है, वो मैंने बताया कई वजह हो सकती है, या स्पीकर उस हाउस में नहीं, गैर हाजिर है, कहीं और गया हुआ है, या किसी दीगर वजह से वो अपने अमूर सर अंजाम देने से कासिर है, अनेबल है, बीमार है, या किसी दीगर वजह से वो अपने अमूर सर अंजाम देने से कासिर है, तो फिर उसकी जगह पर जो डिप्टी स्पीकर है वो बतौर स्पीकर काम करेगा। स्पीकर की जो है उसका ओहदा खाली है या एब्सेंट है या अनएबल है ड्यूटी अपने फंक्शन सर अंजाम देने में दीगर किसी वजह, तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो बतौर स्पीकर काम करेगा। आगे फिर और स्कीम दी गई है, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, वो अनएबल है अपने स्पीकर के अमूर सर अंजाम देने से, या दीगर कोई वजह से वो डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तो देन उसने कहा है कि असेंबली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, असेंबली के
रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अलग रूल्स बने हुए कि असेंबली को चलाना करने के लिए रूल्स बने, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उनके तहत जो तयन किया गया है, जो तयन किए गए जो मेंबर है, उनमें से फिर कोई भी मेंबर जो है वो असेंबली के जो इजलास है उसको प्रिजाइड करेगा। अब ये बात थोड़ी सी हमने समझनी है कैसे कि स्पीकर ने तो करना है काम, प्रिजाइड करेगा, उसकी अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं तो फिर उसने कहा है कि असेंबली के जो प्रोसीजर के हवाले से रूल्स है उनके तहत फिर कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप का तयन किया होता है, उन मेंबर में से फिर कोई जो है वो हाउस को की मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। जैसे हम देखते हैं कि स्पीकर की चेयर पे कोई मेंबर बैठा होता है तो वो इसी में होता है, वो असेंबली के जो प्रोसीजरल रूल्स के तहत उसका तयन किया होता है, वो पूरी एक लिस्ट होती है, वो ऑलरेडी जो स्पीकर साहब है उसने रूल्स के तहत डिटरमन की हुई होती है कि ये डिप्टी के बाद ये इस हाउस को अदम मौजूदगी में वो हाउस को प्रिजाइड करेंगे। वो असेंबली के जो प्रोसीजर रूल्स हैं उनके तहत उनका तयन हुआ होता है, और वो भी इन मेंबरों में से कोई मेंबर होगा वो फिर हाउस को प्रिजाइड करेगा। ये पूरी स्कीम दी गई है। तो आगे चलते हैं, इसी की क्लास 4 है 53 की, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शेल नॉट प्रिजाइड एट ए मीटिंग ऑफ द असेंबली when a resolution for his removal from office is being considered। अब ये भी एक इसके अंदर बात की गई है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली के इजलास की सदारत को प्रिजाइड नहीं करेंगे। कब नहीं कर सकते? जब उनको उनके ओहदे से हटाने की कोई करारदाद असेंबली के पास मौजूद हो या जेरे गौर हो, तो देन उनको करनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी असूल के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। कह रहा है कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके ओहदे से हटाने के हवाले से अगर असेंबली के पास कोई करारदाद जेरे गौर है तो देन उस वक्त ये इजलास को प्रिजाइड नहीं करेंगे। इनकी रिमूवल के हवाले से रेजोल्यूशन कंसिडर की जा रही हो हाउस के अंदर, तो देन ये हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे। अब मैं इसी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं 52, इसकी क्लास 5 पर आ गया हूं। 53 हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को डील करता है, उसकी क्लास 5 के तहत को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। द स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अब यह क्लास डील करती है कि अगर स्पीकर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देना हो तो यह क्लास उसी टॉपिक को डील करते हुए कह रही है कि स्पीकर जो है अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा, अंडर हिज हैंड, अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा, और इस्तीफा एड्रेस किसको करेगा, यानी कि मुखातब किसको करेगा, मुखातिब किसको करेगा, प्रेसिडेंट। यानी कि स्पीकर ने अगर अपने ओहदे से रिजाइन करना है तो वो सदर पाकिस्तान को एड्रेस करेगा और अपने हाथ से इस्तीफा लेकर भेज देगा। इस तरह वो रिजाइन भी कर सकता है अपने ऑफिस से। अगली जो क्लास 6 है वो डिप्टी स्पीकर के हवाले से बात कर लिए कि उसने अगर रिजाइन देना हो अपने ओहदे से तो वो कैसे होगा। द डिप्टी स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज ऑफिस। अब वो ये कह रही है अगली क्लास जो 6 है, डिप्टी स्पीकर ने अपने ओहदे से रिजाइन करना है तो वो भी अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा, और ये एड्रेस इस्तीफा किसको करेगा, स्पीकर को। फर्क क्या हो गया कि दोनों ने इस्तीफा देना है, स्पीकर डिप्टी अपने हाथ से इस्तीफा लिखेंगे, स्पीकर एड्रेस करेगा अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को, और डिप्टी स्पीकर एड्रेस करेगा अपना इस्तीफा स्पीकर को। अब अगली क्लास जो है वो 7 है। द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट।
अब इस क्लास 7 में कुछ सूरत हाल लिखी गई है। इन सूरत हाल के तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाएगा अगर शराइत लिखी हुई, अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली होगा। क्या क्या हो जाए? बिकम वेकेंट इफ ही रिजाइन हिज ऑफिस। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर अपने ओहदे से इस्तीफा देता है तो उनका ऑफिस, उनका ओहदा खाली हो जाएगा। एक तो खाली होने की ये सूरत हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो असेंबली के रुकन जो है, रुकनियत उसकी वो खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है। अगर उसकी असेंबली के मेंबर होना की जो हैसियत है वो खत्म हो जाती है, उसकी रुकनियत सीज हो जाती है, तो इस तरह भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाएगा। तीसरी क्या सूरत हाल है? इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस by a resolution of the assembly of the which not less than 7 days notice has been given and which is passed by the votes of the majority of the total members of the assembly। अब जो तीसरी सूरत हाल है इसमें रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर। कैसे? कहता है असेंबली के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के असेंबली में करारदाद आ गई है। करारदाद का टॉपिक क्या होगा? रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। इसके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाया जाए। इस हवाले से करारदाद असेंबली में आ जाए तो फिर आगे थोड़ा सा इसमें वजाहत भी दी गई है कि इस हवाले से कम अज कम 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नॉट लेस देन 7 days हैज बीन गिवन। नोटिस होगा, कम अज कम 7 दिन का नोटिस होगा। किसको? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद आई उनको नोटिस होगा, कम से कम 7 दिन उसमें नोटिस होगा, 7 दिन का। और अगर असेंबली की टोटल रुकनियत की अक्सरियत उस रेजोल्यूशन को बाय वोट पास कर देती है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ओहदे से रिमूव हो जाएंगे। मेजॉरिटी, यानी कि यहां एक मैकेनिज्म यह भी दिया गया कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उसके ओहदे से हटाने का क्या तरीकाकार होगा कि असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाई जाएगी और उस रेजोल्यूशन आने के बाद कम से कम 7 दिन का नोटिस होगा। भाई आपके खिलाफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस की रेजोल्यूशन आई हुई है। उसके बाद उसके ऊपर असेंबली के अंदर ही वोटिंग होगी और टोटल जो हमारी असेंबली की मेंबरशिप की अक्सरियत, टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत अगर उस रेजोल्यूशन को वोट के जरिए पास कर देती है तो वो स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है रिमूवल की या डिप्टी के, तो वो अपने ओहदे से रिमूव हो जाएंगे। अब साथ साथ हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपने देखा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2018 के आखिर में तरमीम हुई है उसमें कौमी असेंबली की सीट्स जब ट्राइबल एरिया को मर्ज किया गया केपी के में, तो आपको पता है कौमी असेंबली की हमारी टोटल जो सीट्स हैं वो कम हुई हैं। कितनी कम हुई हैं? 6 सीट टोटल में से कम हुई। पहले 300 टोटल बिताली हुआ करती थी। अब उस तरमीम के बाद हमारे कौमी असेंबली की टोटल सीट्स हैं 336। अब यानी कि केपी की मर्ज होने के बाद जब आइन में तरमीम हुई तो सीटें आग बन गई 336। अब 336 का हाफ कितना बनता है? जैसे 336 है 168, ये इसका हाफ हो गया तो मेजॉरिटी इस टोटल मेंबरशिप की कितनी बनेगी? +1। अगर मतलब है 336 का हाउस है तो 169 मेजॉरिटी बन गई, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि मिनिमम ये मेजॉरिटी इतनी होनी चाहिए इस हाउस के अंदर उसको ऑफिस से रिमूव करने के लिए। ये क्लियर होगी जी। आगे चलते हैं, हम इसके आ जाते हैं क्लास 8 पे। अब ये आपको सूरत बता दी है क्लास 7 जो है आर्टिकल 53 की कि किन सूरतों में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा वेकेंट हो सकता है। अब 8 क्या कह रही क्लास?
When the National Assembly is dissolved, the Speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office of the next assembly enters upon his office. अब ये जो आर्टिकल 53 की क्लास 8 है ना, ये स्पीकर के हवाले से एक खास किस्म की क्लास है। सुने, ये कह रहा है कि जब कौमी असेंबली तहलील हो जाती है तो जो स्पीकर का ओहदा है वो तसलसल में रहेगा, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, वो जारी रहेगा। बेशक कौमी असेंबली तहलील हो जाए, स्पीकर का ओहदा कंटिन्यू रहेगा। और कब तक रहेगा? कहता है जब तक नई असेंबली, अगली असेंबली उस ओहदे को, जो स्पीकर का ओहदा है, जब उसको फिल करने के लिए नेक्स्ट स्पीकर का इंतखाब नहीं कर लेती, तब तक ये अपने ओहदे पर कायम रहेगा स्पीकर। अभी हम मिसाल ले लेते हैं। सलमान, आप बताएं इस वक्त नेशनल असेंबली का मौजूदा स्पीकर कौन है? असद कैसर। असद कैसर साहब इस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली है। अगर आइन के मुताबिक, आर्टिकल 52 के मुताबिक इसने डिसॉल्व होना है, कब डिसॉल्व होना है? मुद्दत पूरी पर के 5 साल बाद इसने डिसॉल्व होना है। उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। वो कल हमने सूरत हाल डिस्कस की थी, वो आगे फिर भी आनी डिस्कस होनी डिटेल। अब ये असेंबली अपनी टर्म पूरी कर गई। जब असेंबली टर्म पूरी कर गई तो असद कैसर मेंबर तो नहीं रहा ना, लेकिन ये क्लास क्या कह रही है? स्पीकर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक अगले आम इंतखाब हो जाए, उसका पहली मीटिंग होए, उस मीटिंग में स्पीकर अगले का इंतखाब हो, तो तब तक ये अपना ओहदे पर स्पीकर रहेगा। यानी कि अगली असेंबली का जो पहला इजलास होना है उसको प्रेजाइड, अगर ये अल्लाह तबारक तआला इसकी सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, अगर ये मौजूद है असद कैसर साहब, तो ये उस हाउस, अगला जो हाउस आएगा नया मुंतखब होगा, नेक्स्ट असेंबली, उसको लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके पहले दिन के इजलास को प्रेजाइड असद कैसर होगा। बेशक ये उस नई असेंबली में मेंबर हो या ना हो। हाँ, इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन दोबारा लड़ सकता है, दोबारा मेंबर मुंतखब होकर दोबारा स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ सकता है। अब ये मेंबर है या नहीं, अगला आम इंतखाबात तो नहीं, पहला इजलास होता है, सब मेंबरान से पहले ओथ यही लेगा, पहला ओथ ये लेगा। उसके बाद इलेक्शन किसका करवाएगा? स्पीकर का। स्पीकर का इलेक्शन किसका? स्पीकर का इलेक्शन कराएगा। जो नया स्पीकर उस हाउस नई असेंबली से मुंतखब हो जाएगा, उससे ओथ लेके उसके बाद इसकी टर्म खत्म हो जाएगी। जब तक नेक्स्ट असेंबली कोई नया स्पीकर मुंतखब नहीं कर लेती, तब तक पिछली असेंबली का जो स्पीकर है उसका ऑफिस कंटिन्यूएशन में रहेगा, बेशक असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए। अब बात ये क्लियर हुई? इसमें कोई बात दूसरी कोई अभाम हो तो जरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मैं ये सारी जो आर्टिकल 53 था, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को डील कर रहा था, और इसके अंदर क्लासेस थी 8, ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हम आते हैं क्लास अपना आर्टिकल 54 के ऊपर। ये बड़ी अहम बात है, एग्जामिनेशन नुक्ते नजर से भी बड़ा अहम है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर नोट आ जाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर नोट आ जाता है, तो आपको पता चल गया होगा। अगला हम ये जो 54 है, ये डील कर रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी समनिंग के हवाले से और प्रोरोगेशन के हवाले से डील कर रहा है। समनिंग मीन इजलास तलब करना, पार्लियामेंट का इजलास तलब करना, और प्रोरोगेशन क्या है? यानी कि उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाना, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। अगेन वर्ड अर्जन भी आ जाएगा। अर्जन और प्रोरोगेशन में फर्क होगा। अक्सर आप दोस्त सुनते हैं कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है, तो वो क्या किया उसने?
उसने क्या किया है, प्रोरोगेशन। अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का इजलास समनिंग कौन करेगा और प्रोरोगेशन कौन करेगा, और इसमें दो मोड आएंगे, चलते देखते पढ़ते हैं। 54 की क्लास 1 क्या कह रही है, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम समन आइदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट एंड मे आल्सो प्रोरोगो द सेम। अब ये क्लास कह रही है कि सदर पाकिस्तान जो है वो वक्तन फवक्तन किसी भी हाउस को या दोनों मजलिस शुरा के जो हाउस है, यानी कि सेनेट या कौमी असम्बली या मजलिस शुरा पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसों का मुश्तरका इजलास तलब कर सकता है, समन कर सकता है। सदर पाकिस्तान वक्ता फख्तर कौमी असम्बली या सेनेट या दोनों हाउसेस का इकट्ठा जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मुश्तरका इजलास बुला सकता है वक्तन फख्तन। और जब बुलाए तो उसके समनिंग के अंदर किस वक्त बुलाया जाना है और किस जगह वो जैसे सदर मुनासिब समझे वो उसको बुला सकता है। यानी कि प्लेस और टाइम के हवाले से सदर पाकिस्तान जैसे मुनासिब समझे कौमी असम्बली या सेनेट या उनके मुश्तरका इजलास को वो समन कर सकता है टाइम टू टाइम। और आगे लफ्ज मे आल्सो प्रोरोग, और फिर उसी इजलास को जिसको वो उसने कौमी असम्बली का बुलाया या सेनेट का बुलाया या मुश्तरका इजलास बुलाया, समन किया है, उसको उसी इजलास को, उस सेशन को वो क्या कर सकता है, प्रोरोगो भी सदर ही करेगा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जिसको ये लफ्ज उर्दू में बोला जाता है कि उसी को वो प्रोरोगो कर सकता है। यानी कि कौमी असम्बली या सेनेट या उनका मुश्तरका इजलास जो सदर पाकिस्तान बुलवाएगा उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना भी सदर कर सकता है। ये क्लास हमें ये बता रही, प्रोरोगो कर सकता है। नॉर्मली हम जो टीवी पे टिकर्स वगैरह पढ़ते हैं वो सदर ने असेंबली का इजलास तलब कर लिया, ठीक है, और स्पीकर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, ये भी टिकर एक पढ़ते हैं। वो बेसिकली उसको वहां से सदर पाकिस्तान की तरफ से प्रोरोगो का ऑर्डर आता है, नोटिफिकेशन होता है, उसकी बुनियाद पर वो करता है। स्पीकर भी समन कर सकता है, प्रोरोगो भी कर सकता है, वो मेंबर्स की रिक्वेजिशन पर करे। वो आगे टॉपिक आ रहा है कि स्पीकर कब इजलास बुला सकता है और कब उसको प्रोरोगो कर सकता है, उसका टॉपिक आगे आ रहा है और वो आएगा आगे टॉपिक में डिटेल आएगा। स्पीकर मेंबर्स की रिक्वेजिशन पर समनिंग कर सकता है, फिर जिसको स्पीकर समनिंग करेगा प्रोरोगो भी स्पीकर करेगा। प्रेसिडेंट को किसी रिक्वेजिशन की जरूरत नहीं है, वो जब भी मुनासिब समझे जिस वक्तन फक्तन वो सेशन कौमी असम्बली का, सेनेट का या मुश्तरका इजलास बुला सकता है, समन कर सकता है और फिर उसी अपने बुलाए हुए इजलास को प्रोरोगो भी कर सकता है। एक और इसमें है चीज है सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट, और वो किसी भी जगह पे किसी भी वो समझे सदर पाकिस्तान कहता है फर्ज करो जी, हम फर्ज करते हैं, वो लफ्ज होता है एट सच टाइम एंड प्लेस एज थिंग फिट। वो समझा कि जनाब कौमी असम्बली का इजलास जो है ना वो मुल्तान में होगा, मुल्तान में जनाब अली यहाँ आर्ट्स काउंसिल में होगा जी, बड़ा हाल है, यहाँ होना जी, कर सकता है, यही हो जाएगा। अच्छा वो जुमे को होगा या इतवार को होगा, फलान टाइम होगा, कर सकता है, ला उसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। ये अलग बात है कि हमारी वो जो प्लेस और टाइम जब नोटिफिकेशन करते हैं उसमें लिखा होता है असेंबली हाउस, इसीलिए उनको वहां बना, लेकिन उसके पास ये इख्तियार है कि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। मैं दोबारा उसको पढ़ता हूं, आपने ये क्वेश्चन रेज किया है अबीर, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस। ये सच का वर्ड जो है ना, टाइम और प्लेस दोनों के साथ मिलकर आगे क्या, एज ही थिंक फिट, एज ही कि जिस टाइम और जिस जगह को सदर पाकिस्तान मुनासिब समझे उस वक्त और उस जगह पर वो कौमी असम्बली या सेनेट जो उनका मुश्तरका इजलास बुला सकता है और फिर उसी बुलाए हुए इजलास को प्रोरोगो भी कर सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे इसके
क्लास 2 है, देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर। देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर एंड नॉट मोर देन 120 days shall intervene between the last sitting of the assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो क्लास 54 की क्लास 2 है, ये आपको 2 चीजें बता रही है कि कौमी असेंबली के साल में सेशन कितने होंगे, और एक सेशन जब खत्म होए तो उसके उस दिन के बाद जो अगला सेशन शुरू होना है, पिछले सेशन खत्म होने के दिन के आखिरी दिन के बाद और अगला सेशन शुरू होने के पहले दिन के दरमियान में जो इंटरवेल पीरियड है, वक्फा, वो कितना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये क्लास ये बता रही है। इसको फिर पढ़ लेते हैं ताकि इसको हम समझने में आसान हो जाए। ये कह रही है कि हर साल कौमी असेंबली के कम अज कम 3 सेशन होंगे। कितने? कम अज कम, ये एटलीस्ट है लफ्ज, क्या इससे ज्यादा हो सकते हैं। हर साल कौमी असेंबली के कम अज कम 3 सेशन होंगे और असेंबली का वो जो पिछला इजलास हुआ था उसके और जो अगला इजलास जो मुकर्रर किया गया है, उसकी जो तारीख मुकर्रर की गई है, उन दोनों के दरमियान नॉट मोर देन लफ्ज है 120 दिन से ज्यादा दिन का वक्फा नहीं होना चाहिए। आसान कर लेते हैं। इस क्लास ने कौमी असेंबली को बाउंड कर दिया है कि कम अज कम इस कौमी असेंबली के साल में 3 सेशन होंगे और एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान, एक सेशन के आखिरी दिन और अगले सेशन जो अपॉइंटेड डेट है उसके उस दिन से पहले जो वक्फा है, आसान लफ्जों में कर, एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान जो वक्फा है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम अज कम 3 सेशन, कम अज कम 3 सेशन। एक सेशन में कई सिटिंग्स हो सकती है, कई सिटिंग्स हो सकती हैं, तो 3 सेशन होने चाहिए और एक सेशन के खत्म होने के बाद और अगला शुरू होने के बाद दरमियान में जो पीरियड है वो उसमें कहा गया है कि बड़ा, एंड नॉट मोर देन 120, 120 दिन से ज्यादा वक्फा दरमियान में नहीं होना चाहिए। ये जो कल मैं बता रहा था ना कि पार्लियामेंट की मीटिंग के ऊपर और समनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको पर्टिकुलर ये डील कर रही है, यानी इतने उसको काम करना है लाजमी। और आगे इसके अंदर इसी क्लास में प्रोविजो दी गई है। अब वो प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 days वर्किंग डेज इन ईच ईयर। साथ ये भी कौमी असेंबली को ये बताया इस प्रोविजो ने, जो इसी की क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसकी जो प्रोविजो क्या है कि कौमी असेंबली जो है हर साल में कम अज कम 130 दिन उसके वर्किंग डेज होंगे। 130 दिन से कम उसके वर्किंग डे एक साल में नहीं होने चाहिए। कौमी असेंबली को यह प्रोविजो साथ ये भी पाबंद कर रही है कि 3 सेशन तो हों, एक सेशन तो दूसरे सेशन 120 दिन तो ज्यादा वक्फा भी नहीं होना चाहिए ना। टोटल साल के हवाले से दस देता है इस क्लास ने, प्रोविजो ने, कि एक साल के अंदर जो उसकी वर्किंग डेज है वो 130 दिन से कम नहीं होने चाहिए, 130 दिन से कम भी नहीं होने चाहिए, इतना उसके वर्किंग डेज होने चाहिए। अब इस प्रोविजो के अंदर जो लफ्ज वर्किंग डे है ना, वर्किंग डे से क्या मुराद होगी? किस दिन को वर्किंग डे कौमी असेंबली का कहना है और किस दिन को वर्किंग डे नहीं कहना, उसकी आगे एक्सप्लेनेशन दी है, वजाहत की है वर्किंग डेज की। यानी कि क्लास आर्टिकल 54 की क्लास 2 की
प्रोविजो के अंदर जो लफ्ज वर्किंग डे यूज हुआ है उसको खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे एक्सप्लेनेशन में वजाहत दी कि वर्किंग डे से क्या मुराद है। पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कम अज कम 130 दिन वर्किंग डेज इसके होने चाहिए, तो वो वर्किंग डेज की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन किया है खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ने। इन दिस क्लास वर्किंग डेज इंक्लूड्स एनी डे ऑन विच देयर इज ए जॉइंट सिटिंग and any period not exceeding 2 days for which the National Assembly is adjourned। दो बातें की हैं वर्किंग डेज के हवाले से। कहता है अगर सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास हुआ, एक दिन चला या 2 दिन, वो भी वर्किंग डे में शामिल होगा। कौमी असम्बली के वर्किंग डेज में वो भी शामिल होगा, बेशक वो जॉइंट सिटिंग है, वो कौमी असम्बली की वर्किंग डे में वो दिन भी शामिल होगा। और अगर सेशन चल रहा है, कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है और सेशन की जो मीटिंग है वो अडजर्न हो गई है। क्या हो गई है? अडजर्न का मतलब है आर्जी इल्तवा में डाल दी गई है। ये अडजर्न भी मुल्तवी है लेकिन आर्जी है। ये सेशन खात्मे के लिए प्रोरोगो है। सेशन चल रहा है, उसके अंदर इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है। सुबह इजलास हो रहा था, स्पीकर ने कहा शाम 4 बजे तक अडजर्न है, तो वो अडजर्न है। तो कहता है अडजर्न के हवाले से बात की गई है कि अगर इसके अंदर 2 दिन के लिए अडजर्न कर दिया गया है, 2 दिन से ज्यादा नहीं, तो वो भी वर्किंग डे होगा। कैसे? हम समझ लेते हैं कि जुमे को इजलास और सेशन चल रहा है, जुमे को इजलास मीटिंग हुई, इजलास हुआ, स्पीकर साहब ने इस इजलास को अडजर्न कर दिया मंडे के लिए। क्या कर दिया? दरमियान में कितने दिन रह गए? हफ्ता और इतवार 2 दिन। कहता है अगर 2 दिन कम अज कम 2 दिन की भी अडजर्न है, इससे ज्यादा ना हो, तो वो भी वर्किंग डे में शामिल हो जाएगा। यानी कि जुमे को तो वर्किंग डे काम किया असेंबली ने, फिर एडजर्नमेंट हुई मंडे के लिए, फिर इजलास है, दरमियान में फिजिकली हफ्ता और संडे को तो काम नहीं किया, इजलास नहीं था ये, लेकिन ये 2 दिन भी वर्किंग डे में गिने जाएंगे, काउंट होंगे, यही क्लास आपको कह रही है। लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं। 2 दिन से अगर मंगल के लिए फर्ज किया उसने कर दिया एडजर्न, तो फिर 2 दिन से ज्यादा हो गए। फिर ये जो हफ्ता इतवार शुमार, ये 3 दिन वर्किंग डे शुमार नहीं होंगे। 2 दिन से ज्यादा के लिए अगर एडजर्नमेंट नहीं है तो वो 2 दिन भी वर्किंग डे में शुमार किए जाएंगे। अब वर्किंग डे की समझ आ गई? समझो आपके हमारे नुमाइंदे का इजलास हो रहा है, जुमे को सेशन चल रहा है, एडजर्न हो गया शुमार के लिए, वो 2 दिन उनकी वर्किंग डे गिनी जानी, बेशक वो घर आ गए। आइन यही कह रहा है। ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन उसने 2 दिन से ज्यादा का नहीं कहा। कहता है इंक्लूड, कहता है वो दिन जो कि मतलब है शामिल 2 दिन से ज्यादा ना हो, वो भी नॉट एक्सीडिंग 2 days फॉर विच द नेक्स्ट, 2 दिन से ज्यादा दिन ना हो और वो 2 दिन के लिए वो एडजर्न हुई, तो वो भी वर्किंग डे में शामिल हो जाएगी। और जॉइंट सिटिंग अगर हो रही है तो वो भी वर्किंग डे में शामिल हो जाएगा। वो दोनों के खाते में जाएगा वर्किंग डे, सेनेट और इसके कौमी असम्बली के वाले से, अगर जॉइंट सीटिंग है तो। अब आते हैं, अगली क्वेश्चन आपने किया था कि स्पीकर साहब, हमने बात कर रहे थे कि स्पीकर साहब भी तो कौमी असम्बली की सिटिंग जो इजलास है, जो सेशन है, उसको समन कर सकता है और फिर वो जिसको वो समन करे उसको स्पीकर भी प्रोरोगो कर सकता है। उसी के लिए अब ये क्लास आ गई है 3 ऑन ए रिक्वेजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आगे बात आ रही है, साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, द स्पीकर शैल समन द नेशनल असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट within 14 days of the receipt of the requisition
and when the speaker has summoned the assembly only he may prorogate. अब ये क्लास कह रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली की मेंबरान की दरखास्त के ऊपर इजलास बुला सकता है। इजलास उस दरखास्त पर कितने लोगों के मेंबरों के साइन होने चाहिए? कहता है नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, कि कौमी असम्बली की जो टोटल रुकन है, अरकान है, उनका चौथाई हिस्सा कम अज कम, इससे कम ना हो, कम अज कम चौथाई मेंबरान जो है वो उस रेक्विजिशन को साइन करें। और रेक्विजिशन जब स्पीकर को वसूल हो जाए इन मेंबरान की तरफ से, जितनी तादाद कम अज कम लिखी उतनी हो या उससे ज्यादा हो, तो वो की करेगा? कहा गया कि वो इजलास बुला लेगा 14 दिन के अंदर अंदर, रेक्विजिशन वसूल होने के 14 दिन के अंदर वो इजलास बुला सकता है, और जिस वक्त और जिस जगह मुनासिब समझे वो बुला सकता है। और इन मेंबरान की रेक्विजिशन के ऊपर जब स्पीकर जो है वो हाउस का इजलास समन करेगा तो उसको फिर सिर्फ स्पीकर ही प्रोरोगो कर सकता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब सदर पाकिस्तान हाउस समन अपना इजलास नहीं बुला रहा, कौमी असम्बली का नहीं बुला रहा, 54 की क्लास 1 के तहत वो नहीं बुला रहा। अब मेंबर समझते हैं कि इजलास कोई अहम इशू है, इसको बुलाया जाना जरूरी है, तो उनको ये क्लास जो है 3 कह रही है कि टोटल मेंबरशिप के नॉट लेस देन 1/4 मेंबर भी रेक्विजिशन दे सकते हैं स्पीकर को, और स्पीकर के पास जब ये रेक्विजिशन मेंबरान की तरफ से आएगी तो फिर 14 दिन के अंदर वो इजलास बुला सकता है। इससे ज्यादा उसको लेट करने की ला इजाजत नहीं देता, विद इन 14 डेज बुला सकता है, और जिस वक्त और जिस जगह बुलाए वो बुला सकता है। और जिस हाउस को रेक्विजिशन के ऊपर स्पीकर उसकी इजलास बुलाए, समन करे, प्रोरोगो भी उसी को फिर स्पीकर ही कर सकता है, प्रेसिडेंट का वहां इख्तियार नहीं। क्लियर? नहीं, उसको स्पीकर नहीं कर सकता। स्पीकर प्रोरोगो उसी को करेगा जिसको उसने रेक्विजिशन के ऊपर समन किया है, वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा। यानी उसका इख्तियार है। प्रेसिडेंट का 54 आर्टिकल की क्लास 1 के तहत है, और स्पीकर का जो है वो 54 की क्लास 3 के तहत है। दोनों का अंदर मतलब है, इसमें एक बाकायदा मैकेनिज्म दिया गया स्पीकर 1/4 एट लीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली उस रेक्विजिशन को साइन करेंगे कम अज कम। और फिर आगे ये भी कहा है कि तेरे पास जब आ जाए, स्पीकर को ला कहता है, आइन क्या कह रहा है, रेक्विजिशन मिलने के बाद आपने 14 दिन के अंदर हाउस इजलास बुलाना है, और साथ ये भी कहा है जिस जगह और जिस टाइम पर मुनासिब समझे बुलाना है, और जिसको तू बुला ले इस तरीके के तहत उसको प्रोरोगो भी तू ही कर सकता है। उस वेरी क्लियर। आगे चलते, ये 54 जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन नुक्ता नजर की, कि समनिंग और उसकी जो मीटिंग है उसकी समनिंग और प्रोरोगो के वाले से। अब यह एक आपने बड़ा जरूरी समझा, प्रोरोगो इज एल्स एंड अर्जन एल्स। प्रोरोगो है सेशन का खात्मा, अर्जन ने उसकी आर्जी तौर पर जो इजलास हो जाए, मीटिंग हो रही उसका खात्मा, वो 10 मिनट के लिए भी हो सकता है। अमूमन जब हाउस के अंदर ये आगे आना है, हाउस के अंदर कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की गई, गिनती करवाई स्पीकर ने, कोरम पूरा नहीं, उसने 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अर्जेंट, वो भी अर्जेंट है। उसने सुबह के लिए शाम से अजलास, वो भी अर्जेंट है। उसने मैंने पहले जैसे बात की अर्जेंटमेंट दे दी 2 दिन की, वो भी अर्जेंट। प्रोरोगो है सेशन का खात्मा, ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर देखना है। अब इसके अंदर है आर्टिकल 55 जो है, ये अभी हमने कोरम की बात की थी कि ये एक तो ये बताएगी कि हाउस के अंदर कम अज कम कितने मेंबर मौजूद हो तो हाउस अपना बिजनेस जारी रख सकता है, अपना कार्रवाई इजलास जारी रख सकता है, और हाउस के अंदर जो हर मामले का फैसला है उसका तरीकाकार क्या है, ये 55 बता रहा है। देखते हैं क्या कहता है। इसकी क्लास 1 है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्लास 1 के साथ वेरी बिगिनिंग एक शर्त लगा दी है
कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त के साथ। क्या मतलब? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और बात लिखी हुई, कोई कंडीशन है तो वो उसकी शर्त के साथ क्या हो सकता है? सब्जेक्ट टू है, ये मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया है, डिस्कस करते हैं। ऑल डिसीजन ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। क्या लफ्ज है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त के साथ कौमी असेंबली के तमाम जो फैसला जात है वो असेंबली के अंदर मौजूद मेंबरान की अक्सरियत के जरिए किए जाएंगे और उनकी वोटिंग के जरिए किए जाएंगे। प्रेजेंट लफ्ज है, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि असेंबली के अंदर जितने लोग उस वक्त मेंबर मौजूद है, इस कौमी असेंबली ने किसी मामले के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने का क्या तरीकाकार है? कहता है हाउस में मौजूद मेंबरान की के जरिए वोटिंग होगी और मौजूद में से अक्सरियत जो फैसला करेगी वोट के जरिए, वो फैसला हो जाएगा कौमी असेंबली का। लेकिन आगे एक और शर्त भी है, बट द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ वोट। लेकिन वो मेंबर जो हाउस को प्रिजाइड कर रहा होगा उस वक्त, चाहे स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर या अदर कोई मेंबर हो, वो इसमें वोट को नहीं डालेगा उस फैसले के हवाले से, लेकिन डाल भी सकता है। अगर एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इक्वलिटी, अगर वोट टाई हो जाए, एक यस में एक नो में बराबर हो गए, तो देन जो हाउस को प्रिजाइड कर रहा है वो अपना वोट डाल सकता है, अदरवाइज वो वोट कास्ट उसमें अपना नहीं डाल सकता। ये प्रेजेंट आगे आ रहा है, ये प्रेजेंट कम अज कम कितने होने चाहिए, इसको कोरम कहते हैं। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली द अटेंशन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग इज ड्रॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझना, ये जो मैं भी बात कर रहा हूं, attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such member is present। अब ये कोरम के बारे में बात करता है, 55 की क्लास 2 जो ये कोरम के बात करता है। कहता है अगर किसी वक्त कौमी असेंबली के इजलास हो रहा है और इजलास के दौरान किसी वक्त भी जो हाउस को प्रिजाइड कर रहा है उसकी तवज्जो दिलाई जाती है इस हकीकत की तरफ कि इस वक्त जो असेंबली के अंदर मेंबरान मौजूद है वो टोटल असेंबली के मेंबरान की 1/4 से कम लोग मौजूद है, 1/4 से कम मौजूद बैठे हैं। क्या है? इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो हाउस को प्रिजाइड कर रहा है, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, जो भी हाउस को प्रिजाइड कर रहा है, उसकी तवज्जो कोई दिलवाएगा मेंबर कि जनाब इस वक्त जो हाउस के अंदर मेंबर मौजूद है, इनकी तादाद टोटल कौमी असेंबली के मेंबरान की 1/4 से कम लोग मौजूद है, 1/4 से कम मौजूद है। वो अगर इसकी तरफ उसको तवज्जो दिलवाएगा तो अगर आगे है कि अगर वो वाकई ये हकीकत बन गई कि जो हाउस के अंदर लोग मौजूद हैं वो टोटल मेंबरशिप का 1/4 से कम मौजूद है, तो फिर क्या कह रहेगा कि वो असेंबली को या तो अडजर्न कर देगा उसकी मीटिंग को या सस्पेंड कर देगा। जो 15-20 मिनट के लिए रोक देगा तो वो सस्पेंड है, और अगर सुबह से शाम कर लेगा तो वो अडजर्न, नॉर्मल जो प्रैक्टिस में है, या अडजर्न कर देगा उस मीटिंग को या सस्पेंड कर देगा। कब तक? जब तक के वो असेंबली के टोटल मेंबरान के 1/4 मेंबर उसमें मौजूद नहीं हो जाते हाउस में, तब तक उसको वो अडजर्न या सस्पेंड कर सकता है। अमूमन आपने देखा है कि जी कोरम की निशानदेही की गई, आप खबरें सुनते हैं, कोरम स्पीकर साहब ने गिनती करवाई, कोरम पूरा नहीं था, कोरम पूरा, तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया मीटिंग को। दोबारा के घंटियां बजाई, कोरम पूरा, भाई जिधर कोई मेंबर इधर उधर कहीं लॉबीज में या हैं तो वो आ जाए, कोरम पूरा किया जाए। फिर भी कोरम पूरा ना हुआ, हो भी जाता है, नहीं भी होता, तो फिर उसको वो अडजर्न कर देता है। ये सस्पेंड था और अडजर्न। अब सस्पेंड, अडजर्न, प्रोरोगो को आपने डिफरेंस करना है। तो कोरम एक हाउस की
कौमी असम्बली को अपने हाउस में कार्रवाई करने के लिए, बिजनेस उसका अपना बिजनेस ही वो हो गया, कार्रवाई करने के लिए कम से कम कितने मेंबर हाउस में मौजूद होने चाहिए? 84 बनते हैं, 1/4 वो 336 का लगाया ना अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 336 का 1/4 कितना बनता है? वो कल को बढ़ भी सकती है तादाद, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके घट, इसलिए उसने 1/4 कम से कम 1/4 हाउस के अंदर मौजूद होने चाहिए। हाँ ये भी है, अगर कोई मेंबर निशानदेही ना कराए, बेशक मेंबर बैठे हों कम, ये निशानदेही होने पर आओ, अगर 1/4 से कम हुए तो फिर अट जाएंगे, सस्पेंड होगा। अदर कोई इसको पॉइंट आउट ही नहीं करता, तवज्जो ही नहीं दिलाता प्रेजाइडिंग ऑफिसर की, हाउस की प्रेजेंट मेंबरन की तादाद के कोरम की तरफ अटेंशन ही नहीं दिलवाता, तो स्पीकर अपने तौर पर कम होने की बुनियाद पर अडजर्न सस्पेंड नहीं करें, उसकी अटेंशन दिलवानी पड़ेगी। ये क्लास कह रही है, दोबारा पढ़ देता हूं। इफ एनी टाइम ड्यूरिंग ए सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली द अटेंशन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग, वो शख्स जो हाउस को प्रिजाइड कर रहा है उसकी तवज्जो दिलाई जाती है टू द फैक्ट, इस हकीकत की तरफ कि दैट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर असेंबली इज प्रेजेंट, दैट लेस देन, कि कौमी असम्बली की टोटल मेंबरान की तादाद का 1/4 से कम लोग यहां मौजूद है, इस हकीकत की तरह प्रेजाइडिंग अफसर की पर्सन की तवज्जो दिलाई जाए ड्यूरिंग दी मीटिंग। और वो फिर क्या करेगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर? वो उस हाउस को या तो अडजर्न करेगा या सस्पेंड करेगा जब तक कि वो कोरम पूरा नहीं होता, यानी कि जब तक कम से कम टोटल मेंबरशिप की 1/4 मेंबर्स वहां मौजूद नहीं होते, तब तक उसको वो सस्पेंड या अडजर्न कर देगा। कम से कम इतने लोग मौजूद होने चाहिए। अब आज हमने आर्टिकल 53 पढ़ा है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हवाले से, 54 पढ़ा है कि पार्लियामेंट के जो है कौमी असम्बली की मीटिंग जो है उसकी मीटिंग कौन बुला सकता है, कौन प्रोरोगो कर सकता है, उसको कम से कम कितने साल में सेशन होने चाहिए, उसके एक साल में कम से कम वर्किंग कितनी होनी चाहिए, एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान कम से कम वक्फा कितना होना चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट उसको नहीं समन कर रहा, ज़रूरी है इजलास बुलाना, तो मेंबर रिक्वेजिशन के तहत भी बुलवा सकते हैं, तो वो स्पीकर बुलवाएगा, कितनी तादाद कम से कम होनी चाहिए ये हमने पढ़ा, और असम्बली के अंदर का कोरम कितना होना चाहिए, और उसके अंदर वो जो फैसले हैं वो मेजॉरिटी करती है, वोटिंग के जरिए करती है। ये बातें हमने मुख्तसर आज तक पढ़ी, और आज के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूं। सर एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 55 की जो क्लॉज 1 कह रही है सर। हाँ सर वैसे हमने सुना हुआ है लेजिस्लेशन जो होती है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी हाँ चाहिए होती है। हाँ जी, वो सर वर्ड है डिसीजंस, अच्छा डिसीजंस के लिए 1/4 की मेजॉरिटी चाहिए, उससे क्या नहीं डिसीजन के लिए उसने कहा है, जब आप समझते हैं ना कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जी सर, वो तब चाहिए होगी आगे जाके हमारा टॉपिक आना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कोई तरमीम करनी है तो आपको कौमी असम्बली में उस तरमीम के हक में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप इसमें तरमीम कर सकते हैं। लेजिस्लेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी, लेजिस्लेशन दो तरह की है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये भी लेजिस्लेशन के लिए 2/3 चाहिए। आप ऑर्डिनरी लॉ में जो इसके मतहत लाए, फर्ज करो पीपीसी है, फर्ज करो सीपीसी है, फर्ज करो कॉन्ट्रैक्ट है, या नैब का कोई कानून है आजकल ये बड़ा चल रहा है, उसके अंदर जब आपने कोई लेजिस्लेशन करनी या तरमीम करनी है तो फिर 2/3 नहीं चाहिए आपको, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी, उसके लिए सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो 2/3 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। वैसे इसके आगे हमने एक टॉपिक आना है, इसी के आगे आ रहा है हमारा अगले टॉपिक आएगा कि कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी का तरीकाकार क्या है, कैसे होता है, और प्रोसेस क्या है, किस तरह होगा। लेजिस्लेशन का जब लफ्ज आए उससे मुराद कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं है,
अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो अलग टॉपिक है, वो है, वो भी लेजिस्लेशन, उसके लिए 2/3 नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के से हटकर किसी और को नया कानून बनाना है, किसी बने हुए में आपने तरमीम करना चाहती, वो लेजिस्लेशन का तरीकाकार अलग है, उसमें 2/3 नहीं चाहिए। 2/3 ओनली फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आगे हमारे आने हैं, इसलिए उसने कहा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है कि हर फैसले के लिए बात नहीं, बहुत ऐसे फैसले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी है, उनके लिए फिर वो शर्त होगी, इसीलिए उसने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। इसी आर्टिकल आपकी जो 55 इसके वेरी बिगिनिंग उसने कर दिया है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल डिसीजन विल बी मेकिंग इन द नेशनल असेंबली विद द मेजॉरिटी काउंट बाय वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग या हाउस। ठीक है, अब आप मेरा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ बेसिकली आपने मेरी तवज्जो दी कि ये क्यों है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा कई जगह लिखा हुआ है कि इसमें 2/3 के साथ फैसले करने, कैसे कहा है कि मेजॉरिटी के साथ करने, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी के साथ करने, बाद में लिखा हुआ है कि कोरम की मेजॉरिटी के साथ फैसले करने, इसलिए उसने सब्जेक्ट टू तो लिख दिया है। और सलमान आपका कोई क्वेश्चन? नो? इंशाल्लाह कल हम इससे आगे इसी तरह इसके बाद हम 56 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन नुक्ता नजर से 56 इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के को समझने के एतबार से बेहतरीन है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन नुक्ता नजर से इतना 56 इंपॉर्टेंट नहीं है और 57 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर 58 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 58 कि कौमी असम्बली की डेजोल्यूशन कब होगी, कैसे हो सकती है, वो दो ही तरीके इसमें डिस्कस होगा। और उसके बाद 59 हम पढ़ेंगे जो सेनेट की कंपोजिशन है कैसे होती है। तो मेरे वो दोस्त जो या फिजिकली क्लास में मौजूद हैं और जो मुझे दी टॉपर लॉ कॉलेज फेसबुक पेज के जरिए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम को मेरा सलाम। इंशाल्लाह आप ही दोस्तों ने, हमने जब ये लाइव लेक्चर पार्ट 3 LLB के स्पेशल क्लास के देने शुरू किए लाइव इसी पेज से, कि उनके एग्जाम हो रहे थे, उनके एग्जाम से एक दिन पहले जो छुट्टी का दिन होता है उसमें कोशिश करते थे 2 या 3 या 4-5 घंटे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको ब्रीफ कर दे, तो वो आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया इस पेज के ऊपर उन लाइव लेक्चर को कि आपकी एप्रिशिएशन ने हमें बेसिकली कंपेल कर दिया है कि मैं रूटीन के जो लेक्चर है, यूजुअल जो लेक्चर है, वो भी आपके ताकि लाइव पहुंचे। तो इंशाल्लाह हमारी जिस एरिया में खामियां कुताहियां हैं वो आप हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं, और मैं ये तवक्को करूंगा कि हमारी उन गलतियों, कुताहियों और कमजोरियों को की निशानदेही करते रहे। आप हमारे जज हैं, आप हमारे जज हैं, आपने फैसला करना है कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक है, हम डिलीवर ठीक कर रहे हैं, और जिस एरिया में हम ठीक नहीं कर रहे आपने हमें सजेस्ट करना है, तजवीज देनी है, आपकी तजावीज से ये सारा लेक्चर, इंफॉर्मेशन, ये चीजें बेहतर होती जाएंगी, और जब बेहतर होती जाती हैं तो फिर निजाम बेहतर होता है, आसानियां होती हैं और बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है। कभी आप नहीं कह सकते कि अब ये बेहतरी इससे आगे मुमकिन नहीं है। तो इंप्रूवमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं, इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।